जैसे ग्राउंड क्लियरेंस का कभी प्रॉब्लम आया कि ब्रेकर पे लगी है गाड़ी आपकी, बता दो स्टार्टिंग से लेकर पीछे तक के आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अंदर किया है टूर के हिसाब से। टूर कर रहे हैं तो आपको चाहिए अच्छी ग्रिप, तो इसमें से आपके पैर नहीं फिसलेंगे। तो मेरा ब्रेक ऑयल एकदम मतलब ना के बराबर हो गया था, मेरे ब्रेक्स नहीं लग रहे थे पीछे के। क्या सीन था ये लाइट एंड ये लाइट लगाने का, और बैटरी पे कितना प्रेशर आता है इससे? एंड अब मुझे मेन क्वेश्चन वो था कि आपको फ्यूल की कॉस्टिंग कितनी पड़ी पूरे ट्रिप में। लोग बोलते हैं कि भाई जीटी जो है ना वो लॉन्ग टूर या फिर लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं बनी है, बट रिसेंटली भाई प्रथमेश भाई लंबा टूर करके आए जीटी के ऊपर में। अब आज की वीडियो में आपके जो भी मिथ्स है जीटी को लेकर या फिर आप इससे लॉन्ग टूर कर सकते हो नहीं कर सकते हो सब क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इतना बताइए कि आप इससे कितना अभी जो आपकी कोकन राइड थी कितना आप चला के आए? एक्चुअल में कोकन टू पुरानी मतलब मराठवाड़ा और कोकन ये दोनों एरिया कंप्लीट किया है। तो यहाँ से टोटल अभी 3300 किलोमीटर्स हो गए होंगे, जिसमें त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर एक्चुअली में जाने नहीं दिया मुझे। क्योंकि भीमाशंकर का भी न्यूज़ सुना होगा तो अभी बंद किया गया है रिसेंटली। तो अब इसमें आपको क्या चैलेंजेस है? बिकॉज जीटी जो है वैसे तो देखा जाए लॉन्ग टूर्स के लिए बनी नहीं है। थोड़ा एग्रेसिव पोजिशनिंग है इसकी, एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर है। एक बार आप बैठ के दिखा दो तो आपको कैसा वो पता चल जाएगा आपके हाइट के हिसाब से आपका सिटिंग पोस्चर कैसे आता है। मैं ऐसा जब बैठता हूँ और मैं जब टूर किया तो मैंने ऐसा था मेरा पोजीशन स्ट्रेट ऐसा। मेरे हैंड ऐसे नहीं थे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैंड रखते हैं, मतलब एल्बोस को अंदर में टक करते हैं। नॉट एल्बोस को अंदर टक नहीं करना चाहिए, इसको रिलैक्स रखना चाहिए। इतना भी रिलैक्स नहीं कि पूरा ऐसे, हल्के रिलैक्स रखना चाहिए और अपना पोजीशन ऐसा रखना चाहिए। एंड जो टैंक है ना उसको आपको नीज से वो करना है, लाइक ग्रिप बनाना है। डिपेंड होना अभी हर एक की हाइट्स पर अलग अलग रहता है। अब ऐसा है तो उतना इसमें मैंने एक और चीज़ किया कि मैंने इसमें थोड़ा सैडल करता था। ओके सैडल पे कैसा हम लोग इसके मैंने अभी फुटरेस्ट चेंज किए हुए हैं, या एक्चुअल में ये एडवेंचर के है जो हिमालयन है उसके गाड़ी के फुटरेस्ट है ये। तो इसकी वजह से मुझे सैडल करते वक्त थोड़ा सा कंफर्ट मिला। बट जीटी पे सैडल करना थोड़ा सा दिक्कत वाला तो है, बिकॉज एडवेंचर बाइक्स में जनरली क्या होता है जब आप सैडलिंग करते हो तो आपका हैंडल बार भी थोड़ा ऊपर होता है। अब इस पे हैंडल बार ऑलरेडी नीचे है और जिनकी हाइट ज्यादा है वो तो बिल्कुल भी सैडल नहीं कर पाएंगे। एक बार इससे थोड़ा सा आदत हो जाए, आप एक बार यूज टू हो जाते हैं उससे, तो आपको धीरे धीरे करके उसको सैडलिंग में, अब सैडल में जरूरी नहीं कि आप एकदम पूरे स्ट्रेट रहे, हल्के सी भी अगर आप स्ट्रेट रह गए, आपकी पीठ हल्के सी भी स्ट्रेट हो गई, आपको कंफर्ट मिल गया, आप थोड़ी देर बाद वापस आप रिस्टार्ट कर सकते, क्योंकि इतने अग्रेसिव स्टाइल में आप आगे तो कंटिन्यूस क्रूज नहीं कर सकते। जो फर्स्ट टाइम सोच रहा है कि जीटी से मैं लॉन्ग टूर करूं तो वो मोटा 200-250 किलोमीटर तक के सिंगल स्ट्रेच में खींच सकता है अगर रोड अच्छा है तो। अगर बम्पी रोड है तो फिर शायद दिक्कत जाए। रोड अच्छा है आपके पास, मेन चीज आपको सीट अच्छी चाहिए। ओके हाँ। सेकंड मेरा वो है कि लाइक जैसे आपने इतना लंबा खींचा तो एक तो गाड़ी हीट होती है, तो हीटिंग का क्या प्रॉब्लम था? तो अभी जैसे अगर देखा जाए हीटिंग का, तो मुझे जब मैं यहाँ से विदर्भ से जब मैं निकला तो मुझे मॉर्निंग में इतनी हीट नहीं था, दोपहर के वक्त हीट हुआ। बट अभी आप जब जा रहे थे, जब रोड से आप जब करते हो क्रूज, तो मैंने जब राइडिंग पैंट्स वगैरह सब चीज़ पहने थे तो हीट को रिफ्लेक्स कर रहे थे, तो पीछे जा रहा था, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मैं उधर पड़ा, जो विदर्भ से मैं बाहर निकला, मराठवाड़ा साइड में आया, पुणे साइड जब बोलेंगे हम लोग, कोस्टल एरिया, तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी। वहाँ का वेदर थोड़ा सा अच्छा था, तो मुझे इतना वहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। ओके अब नेक्स्ट वो है कि जैसे ग्राउंड क्लियरेंस का कभी प्रॉब्लम आया कि ब्रेकर पे लगी है गाड़ी आपकी? ग्राउंड क्लियरेंस का ब्रेकर पे तो इशू नहीं आया, बिकॉज ऑफ इसके 18 इंचेस रिम्स है, ब्रेकर पे इतना इशू नहीं आया। बट हाँ, जो बड़े ब्रेक्स है, लाइक पुणे में जो बड़े बम्पी बम्प्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा देख के क्रॉस करना पड़ता था। एंड वही कोकण के रास्ते थोड़े से खराब है, तो थोड़ा देख के मुझे इसको करना पड़ता था, बिकॉज ऑफ लाइक इसका नहीं कोई अगर एग्जॉस्ट को भी स्क्रैच वगैरह लग गया तो वो चीज़ में होता था। एंड जैसे आपने अभी सोलो सीट लगाई है इस पर, तो मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि शायद आपने सोलो ही मारी है ये ट्रिप। तो पिलियन के साथ में शायद मुश्किल है इस गाड़ी पे? नहीं, पिलियन के साथ मुश्किल नहीं है, पिलियन के साथ आप कर सकते हैं अगर पिलियन सपोर्टर है तो। भाई पिलियन सपोर्टिव चाहिए, पिलियन को फिर वो झेलना पड़ेगा, बिकॉज गाड़ी उतनी है ही नहीं अगर मैं सच बताऊँ तो। बाकी अब क्या मॉडिफिकेशन किया था आपने, बिकॉज सामान के लिए, कंफर्ट के लिए, लाइट वगैरह का सब आप एक बार पूरा बता दो स्टार्टिंग से लेकर पीछे तक के आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अंदर किया है टूर के हिसाब से? तो जतीश भाई, जैसे देखा जाए तो फिर अगर मॉडिफिकेशन में गिना जाए तो सबसे पहले मेरे इसमें पहले आफ्टर मार्केट हेडलाइट था। तो मैं जब पुणे गया तो वहाँ का जो नानापेट है, वहाँ मुझे ये वाला हेडलैम्प्स मिले थे, तो ये वाला हेडलैम्प्स मैंने लगाया। एक बार इसे ऑन करके दिखाओ, क्या डिफरेंस है इसमें, क्यों थ्रो अच्छा था कि क्या था इस हेडलाइट? एक्चुअल में इसमें 2 प्रोजेक्टर लाइट्स है, इसके वजह से। तो ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे 2 प्रोजेक्टर लाइट्स है, ये इसका लोअर बीम है और ये इसका हाई बीम है। तो इसका अगर आप देखा जाए तो ऐसा वी शेप में, ट्रेपेजियम शेप में ये फैलता है ये पूरा लाइट। ओके एंड अगर मैं इसका एडवांटेज पूछूं तो रात के टाइम पे पहले वाले के कंपैरिजन में थ्रो अच्छा है? पहले वाले कंपैरिजन के जो पहले वाले जो हेडलाइट थे वो माइनस वाला हेडलाइट था। वहाँ पे उसमें जो मिरर टाइप में एक था, तो उसके वजह से उससे ज़्यादा थ्रो है और उससे ज़्यादा इसकी विजुअल्स है। एंड देन कमिंग टू माई नेक्स्ट मॉड, दीज आर एजेजी क्री, ये 4x4 है एंड ये 80 वैट ईच है, ये 80 वैट और ये 80 वैट। तो इसका ये स्पॉट लाइट्स है। तो अभी कैसा है, इतना लॉन्ग टूर आप
कर रहे हैं तो आपको विजुअल्स अच्छे चाहिए, क्योंकि रोड्स पे पॉथहोल्स आ सकते हैं। एंड सेकेंडली रात के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो तो लाइटिंग तो बेस्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लाइट्स अगर आपके पास अच्छे, अगर आपकी अच्छी विजुअल्स है तो आप अच्छा कवर अप कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर मैं मॉर्निंग में निकला था उस वक्त कुछ 6:30 या समथिंग 6 o'clock को मैं निकला था, क्योंकि घर वाले की वजह से, तो इसके वजह से फिर सुबह जब मैं निकला तो भी इतना मतलब सनराइज़ होने का था, तो मुझे इन्होंने ज़्यादा हेल्प किया हुआ है। एंड सेकंड थिंग देखा जाए तो ये मेरी सीट, एंड यहाँ पे भी एक लाइट दिख रहा है, तो मतलब यानी क्या सीन था ये लाइट एंड ये लाइट लगाने का, और बैटरी पे कितना प्रेशर आता है इससे? बैटरी पे अब देखो, ये वाली लाइट्स मेरी सारी लाइट्स मेरी हार्नेस से जुड़ी हुई है। इनको भी हार्नेस है और इनको भी हार्नेस है। तो ये मेरे स्पॉट लाइट्स है एंड ये मेरी स्प्रेड लाइट्स है। ओके, दिस वन आर स्प्रेड लाइट। यप, सीट पे तो बैटरी पे ऐसा कोई वो नहीं आता ना ज़्यादा इससे कि नहीं, बैटरी पे ज़्यादा नहीं आएगा इफेक्ट। और जब जरूरत है तभी चलाओ हाँ, जब आपकी गाड़ी ऑन रहती है, जब आपकी गाड़ी चालू रहती है, आपका इग्निशन वगैरह सब चालू रहता है, तब आप इनको वर्क कर रहे हो तो वो कैसा बैटरी वो रिचार्ज करते रहते हैं। एंड कभी ऐसा हुआ है कि एक साथ आप दोनों लाइट चला रहे हो अपने, तो बैटरी आपकी जल्दी वो लाइक गाड़ी झटके मार रही है, कुछ ऐसा कभी? क्योंकि देखो, हार्नेस आपकी जब रहती है तो उसमें वो रिलेज रहता है, और बैटरी जीटी की बैटरी है उतनी सफिशिएंट की उतना लोड झेल सकती है। ओके। और मैंने उसके बाद में ये, क्योंकि मेरे इसमें चार्जर नहीं था, ओके, तो ये मैंने चार्जर इंस्टॉल किया है। ये हिमालयन गाड़ी का है, तो इसमें मुझे वायरिंग करनी पड़ी यहाँ पे अंदर से। उसके बाद मैंने चार्जर इंस्टॉल किया, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हैं, आपके पास हर वक्त आपका पावर बैंक आपका चार्ज नहीं रह सकता ना। ये एक बढ़िया वो है। तो ये टाइप ए वाला आपने लगाया इसमें? यस, क्योंकि हिमालय में टाइप ए आता था, और जो नई वाली हिमालयन है उसमें टाइप सी आता था। एंड टाइप ए जो केबल्स है वो कॉमनली मिल जाता है। एंड अभी आपके शायद ब्रेक भी दिख रहे हैं, तो ये ब्रेक आपने पहले मॉडिफाइड किया था, लाइक इसका क्या सीजन है, क्या रीजन? ये ब्रेक्स मेरे पहले से मॉडिफाइड किए थे मैंने। अभी ये ब्रेम्बो के ब्रेक्स है, तो इसमें मुझे ब्रेकिंग में ये चीज़ पड़ा, कभी कभी एकदम सडन ब्रेक्स आया या फिर सडन कभी बम्प्स आया, कभी ये चीज़ में आया, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हुआ है। ओके। एंड फिर सेकंड थिंग देखा जाए, आपको अगर टूर करना है लॉन्ग, तो आपको एक अच्छी सीट चाहिए, बिकॉज स्टॉक सीट बहुत हार्ड रहती है, एंड दिस इज़ एन टूरिंग सीट। ओके, तो ये आपकी ऑफिशियल आरी की है क्या? यस, दिस इज एन ऑफिशियल आरी। एंड व्हाट अबाउट कॉस्टिंग, कितने की अगर किसी को ये खरीदना है? 6.5। ओके, एंड ये बस सिंगल सीट में ही अवेलेबल आती है? नहीं, ये सिंगल सीट एंड डुअल सीट दोनों में अवेलेबल है। नीचे में अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन बताऊँ तो इधर कुछ किया है आपने? जो क्रैश गार्ड है ये इंस्टॉल किए हुए थे, बिकॉज लाइक अपना अनलेस एंड अनटिल कुछ अगर हो गया तो ये स्लाइडर के साथ है, आपकी गाड़ी को ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं आएगा इंजन पे, ये स्लाइड होते हुए जाएंगे। एंड मैंने इसी पे मेरे जो स्प्रेड फॉग लैम्प्स है वो मैंने इंस्टॉल कर लिए, बिकॉज फिर ज़्यादा जगह नहीं बचती फिर मेरे पास में। एंड ये वाला मॉडिफाई लाइक ये वाले इंस्टॉल करने के लिए आपने ये एक्सटर्नल लगाया क्या ये सारा, कि ऑलरेडी आता है? एक्चुअल में ये हिमालयन के लैम्प्स है, इसको फोक लैम्प्स बोलते हैं हिमालयन के। तो ये मैंने एक खरीदे हैं, ये राइजर्स है, जिससे कि थोड़ा सा मेरा जो मडगार्ड है वो थोड़ा सा ऊपर हुआ, बिकॉज ऑफ लाइक मड्स वगैरह कभी आता, कभी ऑफ रोड पैचेस आया, कभी मडी एरिया आया, तो उसके वजह से पता है कि मैंने सैडल करने के लिए ये वाले जो एडवेंचर है, हाँ स्पाइक वाले फुटरेस्ट, एक्चुअली ये हिमालयन के फुटरेस्ट है, बिकॉज आप भी टूर कर रहे हैं तो आपको चाहिए अच्छी ग्रिप, तो इसमें से आपके पैर नहीं फिसलेंगे। एंड लास्ट थिंग, ये मेरा टॉप रैक, बिकॉज इसकी वजह से मैंने क्या किया था, मेरा सामान लिया, मेरा जो रक्सैक था मैंने इसको इंस्टॉल किया, रक्सैक की वजह से यहाँ मेरे स्क्रैचेस भी आ गए समथिंग। ओके, तो उसकी मुझे एक बार फोटो दिखा देना, अगर आपके पास फोटो या वीडियो कुछ होगा आपने किस टाइप से किया था, तो वो मैं शेयर कर दूंगा ऑडियंस के साथ में। बाकी आपने ये खुद बनाया हुआ है अपने हिसाब से, कस्टम किया? एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, मैंने उसके पास से खरीदा है। एंड इसमें हम लोग बैक मैंने ऐसे माउंट की थी, यहाँ से मैंने मेरे बंजी कॉर्ड्स लिए थे, एंड यहाँ मैंने यहाँ टाई किए थे, कुछ यहाँ टाई किए और कुछ यहाँ, जिसके वजह से ना वो ऐसे हिले ना ऐसे हिले, मतलब नॉर्मली स्टेबल रहे। ओके, तो जैसे भी लाइक यानी इतना तो पकड़ के चल सकते हैं कि आपका ये बैग इस पे गिरा नहीं है पूरे ट्रिप में? ना ही गिरा, कुछ ना ही हिला ना ही गिरा, एकदम स्टेबल रहा। एंड बाकी इसमें और काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है मॉडिफिकेशन का, जैसे एग्जॉस्ट हो गया, परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन इसके अंदर में अच्छा खासा किया हुआ है, मिरर्स हो गए, सब हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर में, किस ब्रांड का इसके अंदर में क्या लगाया हुआ है, तो वो मैं आपको आई बटन के अंदर में या फिर पीछे में जब वीडियो अपना खत्म होता है तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अब मुझे मेन क्वेश्चन वो था कि आपको फ्यूल की कॉस्टिंग कितनी पड़ी पूरे ट्रिप में? 14 तक गया है मेरा, 14 से कम में ही गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है कि मुझे जो हाईवेज पे जो माइलेज मिला है वो 29.9 30 तक माइलेज मिला है। एंड वही जब मैं कोस्टल एरिया जो गया, कोकण जो एरिया जो है, वहाँ पे घाट है ज़्यादा, वहाँ पे रोड्स भी अच्छे, और वहाँ का पेट्रोल थोड़ा बहुत कहीं मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं मिला है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू एवरी टाइम कि आपको पावर वाला फ्यूल मिले, इसके वजह से कभी कभी नॉर्मल फ्यूल डालना पड़ा इसमें। तो आपने इसमें XP95 वाला डाला है क्या पूरा? नहीं, जब मुझे जहाँ जो मिलता था मैंने वो वहाँ डाला है। कभी कभी मुझे पावर मिला, कभी कभी मुझे नॉर्मल मिला, कभी मुझे XP95। हाँ, पुणे सिटी में मैंने शेल का डाला, शेल का
फ्यूल बेस्ट। आप जो ये माइलेज बता रहे हो 30 का जो आपको हाईवेज पे मिला है, तो ये आपको एग्जॉस्ट के साथ में लाइक एसएस मोटोकॉर्प के साथ में मिला है? यस, Okay. एसएस मोटोकॉर्प के साथ एंड मिला है मुझे। अगर मैं एक बार इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको, इसमें एग्जॉस्ट चेंज किया हुआ है, तो ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है या स्लिप ऑन है? ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। ओके, एंड साथ में आपने इसमें एयर फिल्टर भी चेंज किया है? एयर फिल्टर भी Spark- चेंज किया है, स्पार्क प्लग भी चेंज किया है। इग्निशन कॉइल्स भी चेंज किए हुए हैं। ओके, तो गाड़ी लाइक परफॉर्मेंस बेसिस पे है, तब भी आपको 30 का माइलेज इसने दिया है हाईवे पे? क्योंकि मैंने इसको, अगर हम जो इज्जत से गाड़ी चलाएंगे तो आपको इज्जतदारी से माइलेज मिलेगा। ठीक है। अगर आप इसको अगर ज़्यादा रेविंग करेंगे, अगर आप इसको हाई स्पीड ज़्यादा ये करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मैंने इसकी स्पीड नॉर्मली जो इसकी इकोनॉमी स्पीड रहती है 80 to 120 पे मैंने किया क्रूज़। कभी कभी मैं 120 to 140 पे गया तो उसमें मुझे थोड़ा माइलेज ड्रॉप मिला, बट ज़्यादा नहीं। एंड अभी जैसे मैं फाइनल पूछूं, अगर कोई प्लान कर रहा है जीटी से लंबे टूर करने का, एग्जाम्पल मेरे पास में 2 बाइक्स है, एक बाइक पकड़ लो कोई स्पोर्ट्स बाइक है और एक जीटी है, या फिर कोई दूसरी बाइक है जिसमें जीटी से जो कम सीसी वाली है, तो मुझे उस पे करना चाहिए या फिर जीटी को लेके जाना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन, अगर आप जैसे आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप जीटी से टूर करना चाहते हैं तो बेस्ट है जीटी। आपको लाइक कॉर्नरिंग में अच्छा एकदम स्मूथ फिनिश देने वाली है, क्योंकि वहाँ के जो घाट्स जो थे वहाँ पे मुझे कॉर्नरिंग करते हुए मतलब एकदम स्मूथ फिनिश आया, ज़्यादा वॉबलिंग भी नहीं आया। स्पीड करते हैं तो मैं ज़्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया। मैं मैक्स टू मैक्स 140 तक गया हूँ। मैं ज़्यादा मैंने क्रूज़ नहीं, क्योंकि बिकॉज मैंने मेरे माइंड में ये रखा था कि मैं जैसे गया हूँ मुझे वैसे ही आना भी है। इसके वजह से मैंने 80 to 120, ज़्यादा 140 का भी मुझे अगर रास्ता अच्छा मिला तो बस। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा दिक्कत गया, कहीं गूगल मैप्स ने मुझे ऐसी जगह भेजा जहाँ पे रास्ता था ही नहीं। लोकल राइड से पूछना चाहिए। एंड अगर आप रॉयल एनफील्ड को चूज़ कर रहे हैं ओवर एनी अदर बाइक्स लाइक KTM हो गया, या फिर अगर कोई आपने से बोला भी कोई स्पोर्ट्स बाइक कौन सी, जैसे यामा पकड़ ले या फिर कोई भी सुपर बाइक भी करते हैं, बट रॉयल एनफील्ड की खासियत क्या है कि रॉयल एनफील्ड आपको बहुत जगह मिल जाता है। कई जगह एक्सपेक्टेड नहीं रहता ना वहाँ। मेरी बाइक एक्चुअल में मेरी बाइक का ब्रेकडाउन हुआ था। मेरी बाइक का जब मैं त्र्यंबकेश्वर से जब मैं भीमाशंकर जब जा रहा था तब मेरी बाइक का ब्रेकडाउन हुआ था। मेरा क्लच स्विच डायरेक्ट हो गया था, वो ख़राब हो गया था, तो मेरा वो वर्क नहीं करता, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट कर लिया था। और मेरा जो ब्रेक ऑयल की ये जो डब्बी जो है यहाँ पे एक पत्थर वगैरह लगा तो उसमें छेद हो गया था वो। तो मेरा ब्रेक ऑयल एकदम मतलब ना के बराबर हो गया था, मेरे ब्रेक्स नहीं लग रहे थे पीछे के। मैं एक्चुअल में जब मैं कोकण में गया तब मेरे व्हील का जो स्प्रॉकेट प्लस व्हील बेयरिंग, ये 3 चीज़ें मेरी फूट चुकी थी। अच्छा। मैं मेरी गाड़ी कैसे तो भी खींचते हुए रत्नागिरी में मुझे दिख गया, बाई चांस मुझे दिख गया कि वहाँ पे है सर्विस सेंटर। उन्होंने रिपेयर किया, उन्होंने सिर्फ से रिपेयर किया, सब चीज़ मेंटली ये किया। एंड मेरी फिर उसके बाद मेरी जर्नी कंटिन्यू हुई, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के ऐसा रहता है कि रॉयल एनफील्ड आपको हर जगह मिलता है। इवन दो लेह लद्दाख हो गया, वो तो बात है, हर जगह मिलता है। जैसे मैंने बताया तो यहाँ स्पेस कुछ भी नहीं है मुझे, तो मैंने यहाँ पे कॉर्ड लॉक इंस्टॉल किया है, जहाँ पे मेरा सेकेंडरी फ़ोन रहता है, जिसमें मुझे यहाँ पे कॉर्ड लॉक की मेरी स्क्रीन आती है एकदम सेंटर में। मैं फ़ोटो शेयर कर दूंगा या फिर वीडियोस वगैरह है। और यहाँ मैंने इंस्टा का माउंट इंस्टॉल किया है बिकॉज ऑफ लाइक इंस्टा 360 के लिए। एंड बहुत जनरली लोग बोलते हैं कि आपकी जीटी जो हाई स्पीड पे वॉबल करती है या फिर आप कॉर्नरिंग करते हो, आपकी जब वॉबल होती है तो उसके लिए मैंने ये प्रीलोड्स लगाए है, ये मार्श ऑटोटेक के। ओके। एंड और एक चीज़ मुझे ऐड करना था, अगर आप लॉन्ग टूरिंग वगैरह कर रहे हो ना तो कुछ इस टाइप के जो ईयर प्लग्स आते हैं, आप कोई भी ब्रांड का उठा लो आप, या फिर दूसरे वाली भी एक आते हैं इससे अच्छे वाले जो डीकैथ में आते हैं। एक्चुअली अगर आप डीकैथ में जाओगे तो अच्छे वाले ईयर प्लग्स मिलेंगे। ये तो मुझे हार्ड एंड फास्ट में चाहिए थे। तो ये अगर आप लगाते हैं कान में तो आपको विंड नॉइज नहीं है, क्योंकि अगर विंड नॉइज आती है तो आपके कान को ज़्यादा पेन करता है। बिकॉज आप लंबे टूर कर रहे हो ना तो विंड नॉइज आता है, लोगों को लगता है कि शायद नहीं आता, बट ये यूज़ करना चाहिए। एंड सेकंड इज आपको एक हाइड्रेशन बैग अच्छा यूज़ करना है, एक नॉर्मल बेसिक कोई हाइड्रेशन बैग, क्योंकि आप हर जगह रुक के आप पानी की बोतल तो ही नहीं कर सकते। उसके लिए पूरा आपको हेलमेट निकालना पड़ता है, उससे अच्छा बेटर एक पाइप हाइड्रेशन बैग रहे आपका। हार्ड एंड फास्ट आपने पिया, सक इट अप एंड बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है थोड़ा। थर्ड, आप कोई भाई ब्लूटूथ वगैरह अपने इसमें लगा देना हेलमेट के अंदर में, जिससे आपका टाइम बच जाए कॉल वॉल पिक करने के लिए, तो आप थोड़ा सा जर्नी अपनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ये 3 चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख लेना। बट फाइनल मैं वही बताना चाहूँगा, अगर आपके पास में जीटी है और उसके साथ में और कोई दूसरी बाइक है तो डेफिनेटली दूसरी बाइक के साथ में जाओ, गलती मत करो जीटी को लेके जाने की, क्योंकि रिग्रेट करोगे भाई को रिग्रेट हुआ है, बट भाई बता नहीं रहा है, बस बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है भाई, रिग्रेट देखो पॉस्चर तो है भाई, थोड़ा सा पॉस्चर अग्रेसिव है भाई, ऐसा लाइक। बट भाई अगर आपके पास कोई दूसरी बाइक होती, फॉर एग्जांपल एक्सपल्स भी पकड़ लो, तो एक्सपल्स से आप खुशी खुशी गए रहते एज कम्पेयर टू जीटी। मानता भाई। अभी भाई अब देखो भाई, हर एक किसी का प्यार रहता है भाई, हर एक किसी को रहता है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि वो Z900 पे कर लेंगे क्रूज, वो लोग जाते भी Z900 से, तो वो तो है। अगर जिस चीज से प्यार है तो फिर शायद इफ यू आर चूजिंग फॉर ओनली टूरिंग पर्पस, तो आप टूरिंग पर्पस के लिए इसको नहीं चूज कर सकते। टूरिंग के लिए आपको चाहिए तो इसका बहुत अग्रेसिव स्टांस है इसका। एंड अगर कोई सोच रहा है ना जीटी या इंटरसेप्टर में से, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरसेप्टर की तरफ जाओ, अगर आपको टूरिंग करना है तो। बिकॉज अगर आप सेमी कर रहे हैं, आपको टूर भी करना है, कॉलेज भी जाना है, आपका वर्क लाइफ नॉर्मल भी है, तो जीटी बेस्ट है आपके लिए, इतना कुछ ये नहीं पड़ेगा। बट आपको सिर्फ ओनली टूर ही करना है, आपके माइंड में सिर्फ टूर है कि आपको सिर्फ टूरिंग ही करना है, तो इंटरसेप्टर बेस्ट रहता है, क्योंकि उसका हैंडल बार ऊपर रहता है, उसकी
फुटर्स की पोजीशन थोड़ी सामने रहती है जिसमें आपको कंफर्ट मिलता है। हाँ। इससे आपको टूर करना है, आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। सो आई होप सो आपके जो भी क्वेश्चन है GT को लेकर क्या इसे टूर करना चाहिए एंड ऑल, तो सब क्लियर हो गए। अगर आपको मॉडिफिकेशन देखना है तो पीछे में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो होप सो आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।